Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11th economics. The book name is Statistic for Economics. This is chapter 1 part 2 and the name of the chapter is Introduction to the Concept of Economics and Significance of Statistic in Economics. तो ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है. ऑलरेडी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. अब इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स, उसको हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे. तो देखते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या होता है. कोई भी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जिसको स्पेशल टेक्निक या मेथड से कलेक्ट किया जाता है उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में, बिकॉज कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन आप बिना स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स के नहीं ले सकते. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए, या अगर आपको पता चले कि इतने चिल्ड्रन पॉपुलेशन आपकी कंट्री में है तो आप उसके हिसाब से स्कूल खोलने का डिसीजन ले सकते हो. तो हर इकोनॉमिक डिसीजन आपका स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स पर ही बेस होता है और इसीलिए स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टैटिस्टिक को आप दो सेंस में पढ़ सकते हो, एक है सिंगुलर सेंस और एक है प्लूरल सेंस. तो क्या होता है स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस एंड स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस? स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस होता है वो साइंस जिसमें आप के जो स्टैटिस्टिक होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होते हैं. जैसे कि आपने डेटा आपको स्टैटिस्टिक लाना है तो सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करोगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको आप प्रेजेंट करोगे, फिर एनालाइज करोगे और फिर इंटरप्रेट करोगे. तो ये सारे जो स्टेजेस होते हैं डेटा कलेक्शन के, ये सारे स्टेजेस आपका स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस में आते हैं. उसके बाद आपका प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक क्या होता है? जो सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं ना जिसको आपने सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया है और अब ये क्या होता है, अब ये रेडी हो जाता है, अब ये अपने रेडी है कि आप उसको यूज़ कर सको अपने लाइफ में. तो इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक क्या होता है. तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक वही स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा पास होता है. तो कई स्टेजेस से आपका डेटा पास होता है, 5 स्टेजेस हैं इसके टोटल. इन स्टेजेस के हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आगे चल के इन स्टेजेस पर ही पर आपके आगे के चैप्टर्स डिपेंड है. जैसे आपका फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो आपका सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर होगा. फिर आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाला स्टेज, उस पर आपका फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर होगा. ऐसे ही करके आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे कुछ चैप्टर्स है, आपके एनालिसिस ऑफ डेटा में कुछ चैप्टर्स है, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पे कुछ चैप्टर्स है. तो उसमें हम ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम इसे शॉर्ट में पढ़ेंगे. तो जो पहला स्टेज है होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो या तो प्राइमरी सोर्स से या तो सेकेंडरी सोर्सेज से, और जिसको आप कलेक्ट करने के कई मेथड यूज़ कर सकते हो. सेंसस मेथड भी यूज़ कर सकते हो या सैम्पल मेथड भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद आपका आता है स्टेज 2, जिसमें आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कलेक्ट करने के बाद आप डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल के हिसाब से या टेलीमार्क्स की तरह से या किसी और मेथड से ऑर्गेनाइज करते हो. फिर आपका आता है थर्ड स्टेज, जिसमें आप करते हो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो डायग्रामेटिक फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में. देन आपका आता है स्टेज 4 एनालिसिस ऑफ डेटा. इसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो, आप उसका एवरेज फाइंड आउट करते हो, कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो. तो इस तरह के डिफरेंट टेक्निक से आप डेटा को एनालाइज करते हो और फिर आप जाते हो फिफ्थ स्टेज में, जो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जिसमें फाइनली आप उस डेटा से कोई कंक्लूजन, कोई फाइनल स्टेटमेंट निकालते हो कि ये डेटा इस तरह से कह रहा है, या इस डेटा का मतलब ये है, या ये डेटा इस तरह से कोरिलेशन या इंटर रिलेशन शो कर रहा है डिफरेंट फैक्टर्स में. तो आप क्या निकालते हो, इसमें कंक्लूजन निकालते हो. तो ये पांचों जो स्टेजेस हैं डेटा के, यही आते हैं आपका इकोनॉमिक्स इन सिंगुलर, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस में. अब हम देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लूरल सेंस में. जब आप स्टैटिस्टिक को कलेक्ट कर लेते हो तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एग्रीगेट फैक्ट होता है, वो कोई सिंगल नंबर नहीं होता है. आपका जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो कई न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करते हो, कोई एक सिंगल नंबर नहीं कलेक्ट करते हो. इसका नाम भी है प्लूरल सेंस. तो प्लूरल तो होता ही है, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स. तो बहुत सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, कोई सिंगल फैक्ट इसमें नहीं होता.
और इसमें आप जो फैक्ट्स हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो, क्वालिटी में एक्सप्रेस नहीं करते। क्वालिटी में इन द सेंस कि आप नहीं कहोगे कि ये मोटा है या पतला है या बड़ा है या छोटा है या रिच है या पुअर है, इस तरह से क्वालिटी में नहीं एक्सप्रेस करोगे, सीधे उसको नंबर में एक्सप्रेस करोगे। अगर वो मोटा है तो कितना केजी और पतला है तो कितना केजी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस होते हैं, यानी कि अगर कोई भी फैक्टर होता है उसके पीछे कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्राइस राइज हुआ है तो क्यों राइज हुआ है, क्या सप्लाई घट गई है या डिमांड बढ़ गया है या वेजेस ऑफ लेबर बढ़ गया है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ाना पड़ा, या टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी इसकी वजह से प्राइस बढ़ाना पड़ा। तो कई रीज़न हो सकते हैं प्राइस राइज के। तो उन सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस को हम स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल फैक्ट में। उसके बाद इसमें हम रीजनेबल एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि डाटा एक्यूरेट हो, ताकि इसका जो एक्यूरेट डेटा होगा तो एक्यूरेट कंक्लूजन आएगा। तो ये एक्यूरेसी किस पे डिपेंड होती है, किस पर्पस से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, क्या किस सोर्सेज से हम कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड करती है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। उसके बाद जो डेटा होते हैं ना वो म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल होना चाहिए, यानी उन डेटा का आपस में कलेक्शन होना चाहिए। अगर आपने देख लिया कि x का वेट 50 kg है, y का हाइट 5 फीट है और z का जेड की ईयर 40 है, तो इन सब में कोई रिलेशन नहीं बैठता। तो वो डेटा होना चाहिए जिसमें आपस में कुछ रिलेशन बैठे। तो आप ऐसे ही किसी भी रैंडमली कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्ट करके डेटा बना दो तो ये नहीं होता है। उसको उन फैक्टर्स को म्यूचुअली रिलेटेड या कंपेरेबल होना चाहिए। अगर एज ले रहे हो तो सारे क्लास के बच्चों का एज लो, एक का एज ले लिया, एक का हाइट ले लिया, एक का वेट ले लिया, तो ये कोई म्यूचुअली रिलेटेड नहीं होता। तो देखना है हमें कि वो म्यूचुअली रिलेटेड हो और कंपेरेबल हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस में, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डेटा कलेक्शन का वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि हम किस लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें देखना है कि वो इन्यूमरेटेड मेथड फॉलो करना है कि एस्टिमेटेड मेथड फॉलो करना है। इन्यूमरेटेड मेथड होता है कि आप हर एक मेंबर से डेटा कलेक्ट करोगे, और एस्टिमेटेड मेथड होता है जिसमें आप बड़ा पॉपुलेशन है तो उसमें से कुछ सैंपल लोगों का आप डेटा ले लोगे और बाकी का डेटा आप एस्टिमेट कर लोगे, निकाल लोगे कि अगर चलो क्लास मतलब पूरे स्कूल के एक क्लास का ये ओपिनियन है तो पूरे स्कूल का यही ओपिनियन होगा, तो एस्टिमेट कर लोगे। तो एन्यूमरेटेड में एक एक क्लास में जाकर के एक एक बच्चे से पूछोगे, और एस्टिमेटेड में सपोज स्कूल के एक क्लास का ले लिया ओपिनियन और उसी को स्कूल का ओपिनियन बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड मेथड भी फॉलो किया जा सकता है आपके प्लूरल सेंस में डेटा को कलेक्ट डेटा के लिए, और आपको इसको सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना है ताकि उसका प्रॉपर कलेक्शन हो और एक्यूरेट कंक्लूजन हो। तो ये याद रखना चाहिए कि डेटा को बहुत ही ढंग से कलेक्ट करना चाहिए ताकि उसकी जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स से उसके जो कंक्लूजन बाद में निकलेगा वो एक्यूरेट निकलेगा। हमें एक बात और भी याद रखना चाहिए कि हर न्यूमेरिकल डेटा आपका स्टैटिस्टिक नहीं होता। कोई भी आपने न्यूमेरिकल डेटा ले लिया वो स्टैटिस्टिक नहीं बन जाता। हाँ स्टैटिस्टिक में डेटा होता है पर हर डेटा आपका स्टैटिस्टिक नहीं होता। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। देखो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक में तीन बातें आती हैं, एक होता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, एक होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक और एक होता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इन तीनों को मिला करके बनता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसमें हम देखेंगे कि क्या स्टैटिस्टिक साइंस है या फिर आर्ट है। देखो आपका ये स्टैटिस्टिक है वो साइंस भी है, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं उसको साइंटिफिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। साथ में ये आर्ट भी है, क्योंकि आर्ट में क्या होता है आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक आपका एक आर्ट भी है। तो यानी कि स्टैटिस्टिक दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। तो इससे आपका नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक में दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। इसमें आप क्या करते हो वो उन मेथड के बारे में पढ़ते हो जिससे डेटा को कलेक्ट, प्रेजेंट और एनालाइज किया जाता है, ठीक है। जिसमें आप कई तरह के मेथड जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मेथड, या मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड, या मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन यूज कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक में, वो होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में आप उन मेथड के बारे में बात करते हो जिससे कि कंक्लूजन निकाला जाता है। जब डेटा का क्या होता है, आखिरी स्टेज क्या होता है कि उसमें से कोई कंक्लूजन निकालो कि क्या निकल रहा है इससे, तो वो कंक्लूजन निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हो वो आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर। तो ये यूनिवर्सल भी हो सकता है जो कंक्लूजन निकला है, या फिर वो पर्टिकुलर यूनिट के लिए भी हो सकता है, यानी कि पूरे पॉपुलेशन के लिए भी वो अप्लाई हो सकता है, या पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए भी वो अप्लाई हो सकता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक होते हैं। तो इससे आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक का दो पार्ट, एक तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक और एक तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक खत्म हो गया। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, जो कि थर्ड पार्ट है आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक का। तो देखो स्टैटिस्टिक के बहुत सारे लिमिटेशन भी होते हैं, क्योंकि देखो हम ये फैक्ट क्या है न्यूमेरिकली कलेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, हॉनेस्टी हार्डवर्क जैसे क्वालिटी का कोई वैल्यू हम इस स्टैटिस्टिक में नहीं देते। दूसरा इसका प्रॉब्लम यह है कि इसमें हम सिर्फ एग्रीगेट डेटा को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि सबका एक साथ पूरे क्लास का एवरेज क्या है, पर्टिकुलर पर्सन का एवरेज क्या है ये हम नहीं देखते, पर्टिकुलर क्लास के एक बच्चे का एवरेज क्या है हम नहीं देखते। तो पर्टिकुलर यूनिट के बारे में हम स्टडी नहीं करते, हम पूरे एग्रीगेट एक साथ मिला करके सबकी स्टडी करते हैं। उसमें बाद हम जो ह्यूमिजिनिटी ऑफ डेटा को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो दूसरे अलग अलग डेटा होते हैं डाइवर्स डेटा, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। मान लो अगर हमने प्रोडक्शन ऑफ व्हीट देखा है तो उसका प्रोडक्शन ऑफ शुगर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसमें ह्यूमिजिनिटी ऑफ डेटा को मेंटेन करने के चक्कर में जो डाइवर्स डेटा होते हैं ना वो छूट जाते हैं पीछे। इसके अलावा इसके कुछ और लिमिटेशन है, जैसे कि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो एवरेज में सही होते हैं, मगर अगर आप उसको ईच एंड एवरी यूनिट में अप्लाई करने की कोशिश करो तो वो गलत हो जाएगा, समझे। जैसे कि आपने क्लास का एवरेज निकाल लिया कि सबको क्लास का एवरेज मतलब मैथ्स में 50 मार्क्स है, तो मगर हो सकता है कि जब आप एक एक बच्चे का निकालते पर्टिकुलर यूनिट, मतलब कि एक एक बच्चे का अगर आप निकालते तो हो सकता है किसी को 90 भी आया हो, किसी को 99 भी आया हो, या किसी को 20 भी आया हो। तो ऑन एन एवरेज बस आप देख रहे हो कि 50 आया है मैथ्स में, मगर आप पर्टिकुलर यूनिट्स के बारे में नहीं देख रहे हो, ईच एंड एवरी यूनिट्स के बारे में नहीं देख रहे हो। तो जो डेटा निकला है वो सिर्फ एवरेज में सही है, यूनिट पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो सही नहीं होता। और जो रिजल्ट आता है ना वो कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है और वो हमको मिसलीड भी कर सकता है, ठीक है। और इसको जो रिजल्ट्स होते हैं ना उसके रेफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो रिजल्ट डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। रेफरेंसेस क्या होते हैं, कई सर्कमस्टांसेस और कंडीशन होते हैं जिसमें डेटा को कलेक्ट किया गया है। उन सर्कमस्टांसेस और कंडीशन को भी समझना जरूरी है कि अगर इस तरह का रिजल्ट आया है डेटा में तो क्यों आया है, क्या कंडीशन क्या सर्कमस्टांसेस थे। अगर ये सर्कमस्टांसेस नहीं समझोगे तो कभी कभी रिजल्ट आपका रॉन्ग भी हो सकता है। साथ में और भी लिमिटेशन है, जैसे कि जो ये डेटा होते हैं ना ये सिर्फ एक्सपर्ट लोगों का काम है, इसके एवरेज निकालना, मीन निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, इसको कॉमन मैन के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसमें कभी कभी मिसलीडिंग रिजल्ट भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपको सेट ए जिसमें 10, 20, 30 का डेटा है और सेट बी जिसमें 20, 20, 20 का डेटा है, दोनों के एवरेज 20 ही आएंगे, ठीक है, दोनों में ही एवरेज 20 आएगा। मगर 20, 20, 20 जिसमें है उसमें देखो आपका ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है एक आदमी का दूसरे आदमी से, मगर 10, 20, 30 में बहुत डिफरेंसेस है एक आदमी में। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे कई बार होता है जो एवरेज दो सेट ऑफ डेटा का सेम होगा, मगर रियलिटी में उसके एक में हो सकता है कि कम डिफरेंसेस हो लोगों के डेटा में, और एक में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो। यानी कि अगर सपोज एक का सैलरी 500 रुपीज़ है और दूसरे का सैलरी 5500 रुपीज़ है, तो दोनों का एवरेज 3000 ही आएगा, ठीक है। मगर एक अब दूसरे सोसाइटी में दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 3000 है, तो उनके सैलरी के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, यानी इनइक्वालिटी वहाँ पे कम है। और इधर जो जहाँ पे एक का सैलरी 500 था, एक का सैलरी 5500 है, वहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंसेस कितना ज़्यादा है एक दूसरे में, कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। मगर दोनों का एवरेज आपको 3000 रुपीज़ ही दिखाएगा, दोनों की सैलरी एवरेज 3000 रुपीज़ दिखाएगी, जो कि एक्चुअली मिसलीडिंग है अबाउट द सोसाइटीज रियल कंडीशन। तो कभी कभी क्या होता है डेटा आपको मिसलीड कर सकता है, ये आपका लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक का।
तो अब जब हमने लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक कंप्लीट कर लिया है तो इसी से हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक में क्या क्या था आपका, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, वो है फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक का, क्या सिग्निफिकेंस है स्टैटिस्टिक का। देखो, स्टैटिस्टिक से हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। यानी कि अगर पॉवर्टी है तो कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो हर चीज़ को आप क्वांटिटी में जब एक्सप्रेस करते हो ना, तो मैग्नीट्यूड पता चलता है कि कितना ज़्यादा या कितना कम ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। दूसरा, आप जब क्वांटिटी में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो तो उस डिफरेंट सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कंपेयर कर सकते हो। यानी कि डिफरेंट सेक्टर, जैसे कि रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर को कंपेयर कर सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंपेयर कर सकते हो, और डिफरेंट टाइम पीरियड को भी कंपेयर कर सकते हो। यानी कि सपोज कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी हमारे प्रोडक्शन क्या थी वीट की, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ वीट का, या ब्रिटिश राज से पहले कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो थे और ब्रिटिश राज के बाद कितने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। तो डिफरेंट पीरियड को भी कंपेयर कर सकते हो और डिफरेंट सेक्टर को भी आप कंपेयर कर सकते हो स्टैटिस्टिक के थ्रू। इसके अलावा स्टैटिस्टिक में हमको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पता चलता है कि अगर ये इफेक्ट हुआ है तो उसके पीछे कॉसेस क्या है। तो इससे हम प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, हो सकता है डिमांड कम हुआ है। तो जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे तो उसके लिए अच्छे से पॉलिसी बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे कंडीशन में क्या पॉलिसी बनाना चाहिए कि वो काम करो जिससे लोगों का डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझा करके हमें बेटर पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी थ्योरीज और इकोनॉमिक मैटर मॉडल बहुत सारी इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड इकोनॉमिक्स मॉडल आपको स्टैटिस्टिक के बेसिस पे बनती है। जब हम स्टैटिस्टिक की स्टडी करते हैं ना, तो बहुत सारी थ्योरीज एंड मॉडल्स बना पाते हैं। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड थ्योरी। प्राइस एंड डिमांड थ्योरी क्या कहता है कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि देखो, अगर 50 रुपीज़ का मैंगो मिल रहा है तो सब खरीदेंगे, मगर 500 रुपीज़ का मैंगो मिलेगा तो बहुत कम लोग खरीदेंगे क्योंकि वो कॉस्टली हो गया है। तो ये जो थ्योरी बना है ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, इसको कई बार इसका स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करके, एनालाइज करके, रिसर्च करके बनाया गया है। तो ये जो स्टैटिस्टिक होते हैं ये हमें डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स बनाने की मदद करते हैं। इसके अलावा हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की मदद से, क्योंकि ये तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं होता जो पंडित जी लोग करते हैं, उस तरह का प्रिडिक्शन नहीं है। ये स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करके स्टैटिस्टिक बनाई जाती है, फोरकास्टिंग की जाती है। स्टैटिस्टिकल डेटा को जब आप एनालाइज करते हो तो आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, उसका डिमांड जनवरी मंथ में 5% बढ़ा, फरवरी मंथ में भी 5% बढ़ा, मार्च में भी 5% बढ़ा, तो आप गेस कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि अप्रैल में भी इसका 5% डिमांड जरूर बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हो स्टैटिस्टिक के एनालिसिस की मदद से। उसके बाद तरह तरह की पॉलिसी बनाने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक मदद करते हैं। जैसे कि प्लानिंग कमीशन को अगर कोई प्लानिंग बनानी है तो वो डिफरेंट स्टैटिस्टिक देखेगा। फाइनेंस मिनिस्टर को अगर सपोज कि टैक्स बढ़ाना है या घटाना है तो वो भी स्टैटिस्टिक देखेगा। वो देखेगा कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर क्या है और टैक्स पेयर की कैपेसिटी क्या है। इनको एनालाइज करके टैक्स को ऊपर नीचे वो करेगा। तो हर पॉलिसी को बनाने के लिए स्टैटिस्टिक को एनालाइज करना जरूरी होता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक हमें हेल्प करता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें बैलेंस हो जाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ये वो सिचुएशन होता है जिसमें प्रोड्यूसर को अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और कंज्यूमर को अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम स्टैटिस्टिक के डेटा से और उसके रिसर्च एनालिसिस से ये इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट ऑफ इकोनॉमी में। तो स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर स्टूडेंट, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe MP Social View. Thanks for watching and happy learning. See you in the next video.